कि मुल्जिम रमेश ने कत्ल इस डर से किया कि मकतूल कहीं दुनिया पे ये बात जाहिर ना कर दे कि वो रिश्वत लेता है। मुजरिम ने यह सोच लिया कि वो तो एक पुलिस ऑफिसर है, उस पर शक कौन करेगा। तुमने वहां किसी को देखा था जिसमें तुम्हें शक हो सकता है? हाँ, जब मुझे गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा था तो रामू था वहां पर, और मुझे कुछ ऐसी नजरों से देख रहा था जैसे मेरी गिरफ्तारी उसकी कामयाबी हो। कौन है ये रामू? आपने भी एक गुनाह किया था, एक बेकसूर औरत को धोखा दिया था, और उसी के बदले आज आपके बेटे को सजा मिल रही है। पुलिस की तहकीकात ने यह बात साफ साबित कर दी है कि मुल्जिम रमेश ने कत्ल इस डर से किया कि मकतूल कहीं दुनिया पे यह बात जाहिर ना कर दे कि वो रिश्वत लेता है। मुजरिम ने यह सोच लिया कि वो तो एक पुलिस ऑफिसर है, उस पर शक कौन करेगा। लेकिन योर ऑनर, जिस तरह आंखें बंद कर लेने से दुनिया में अंधेरा नहीं हो जाता, उसी तरह कत्ल करने से जुर्म और गुनाह मिट नहीं जाता। मेरी अदालत से दरखास्त है कि मुजरिम को ऐसी सजा दी जाए कि दुनिया को इबरत हासिल हो। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। मिस्टर रमेश, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मैं बेकसूर हूं। तुम उस जगह क्यों गए थे? तुम्हें रुपए किसने दिए थे? खामोशी जवाब नहीं है। तुम्हें रुपए किसने दिए थे? किसने तुम्हें गेस्ट हाउस में बुलाया था? इन सवालों का जवाब ही तुम्हारी बेगुनाही साबित कर सकता है। मिस्टर रमेश, कानून बेगुनाहों को सजा देने के लिए नहीं है, बल्कि इंसाफ करने के लिए है। बताओ, वो कौन इंसान है जिसका नाम तुम अदालत को बताने से हिचकिचा रहे हो? ठीक है, अगर तुम्हें कुछ मोहलत दी जाए तो बता सकोगे? मिस्टर रमेश, अदालत जवाब चाहती है। तुम्हारी यह खामोशी तुम्हारी जिंदगी को हमेशा के लिए खामोश कर सकती है। मुझे जो कहना था कह दिया। अब आपको अख्तियार है, जो सजा देनी हो दीजिए। गवाहों के बयानात और पुलिस की तहकीकात के मुताबिक यह साबित होता है कि मुल्जिम रमेश खूनी है। लिहाजा अदालत इंडियन पिनल कोड ज़ैर दफा 302 के तहत मुल्जिम रमेश को उम्र कैद की सजा देती है। अब इस तरह क्या देख रहे हैं? मेरी आंखों को पढ़कर मेरे गमों का अंदाजा लगाना चाहते हैं? मैं तो आपके बारे में सोच रही हूं। आज आपका फैसला सुनने के बाद सारे वकील और जजों ने आपको इंसाफ का देवता मान लिया होगा। सभी यही कहते होंगे, इसे कहते हैं इंसाफ करने वाला, जिसने इंसाफ की छुरी से अपने ही बेटे का गला काट डाला और उसके खून से कानून के माथे पर तिलक लगा दिया। लेकिन आपने इन सब करते वक्त एक मां के बारे में नहीं सोचा, जिसने 9 महीने तक उसे अपने पेट में रखा। लेकिन आप ऐसे क्यों सोचने लगे? आपको तो इंसाफ करना था, कानून को जिंदा रखना था। कानून रहे, चाहे उसके बदले सारी दुनिया क्यों ना खत्म हो जाए। कॉफी पी लीजिए। कांग्रेचुलेशंस अंकल। इस वक्त मेरी ही नहीं, सबकी जुबान पर आप ही का नाम है। कल देश के तमाम अखबारों में आपकी फोटो छपेगी, आपकी इज्जत होगी, शोहरत होगी। लेकिन अंकल, आपने इंसाफ करते वक्त ये नहीं सोचा होगा कि आपका ये इंसाफ सैलाब बनकर एक लड़के की खुशियां उजाड़ कर चला जाएगा। लेकिन आप क्यों सोचेंगे? आप एक नामी जज हैं और इस फैसले से आपका नाम और भी ऊंचा हो जाएगा। लक्ष्मी, लक्ष्मी, इन सबको जो जहर उगलना था उगल दिया, और तुम्हारी नजर भी वही कह रही है जो कुछ इन लोगों ने कहा है। मैं जानता हूं
कानून के लिए इंसाफ करके मैं अपने घर में मुजरिम और कसूरवार हो गया हूं, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि फैसला करते वक्त मेरे दिल में ज्वालामुखी फट रही थी। बाप चौधरी और जस्टिस चौधरी में जंग हो रही थी। ये फैसला मैंने कैसे किया, क्या तुम जान सकती हो? ये फैसला मैंने कैसे किया, क्या तुम बता सकती हो? मैंने ये फैसला कैसे किया है, क्या तुम समझ सकती हो? जानकी, मैंने एक जज की हैसियत से अपना फर्ज निभाया, लेकिन मैं जानता हूं कि रमेश बेगुनाह है। अब एक बाप की हैसियत से मैं औलाद के साथ अपना फर्ज निभाऊंगा। क्या कह रहे हो तुम रमेश? मैंने तुम्हें गेस्ट हाउस में बुलाकर रुपए दिए? हाँ डैडी, उस रोज आप कुछ परेशान से थे। आपने मुझे रुपयों से भरा हुआ एक ब्रीफकेस दिया और कहा कि मैं सब बाद में समझाऊंगा। रमेश, व्हाट आर यू टॉकिंग? ये नामुमकिन है। उस वक्त तो मैं घर में था, तुम्हारी माँ और लता के साथ। ये कैसे हो सकता है? हाँ डैडी, ये बिल्कुल सच है। मैं अदालत में सिर्फ इसलिए खामोश रहा कि कहीं मेरा बयान आपको बदनाम न कर दे। मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपनी जिंदगी कुर्बान कर दूंगा, लेकिन आपकी जिंदगी भर की इज्जत बर्बाद नहीं होने दूंगा। नहीं रमेश, नहीं, ये सच नहीं है, झूठ है, धोखा है। मुझे तो ऐसा लगता है कुछ लोग तुमसे इंतकाम लेने के लिए कोई गहरी चाल चल रहे हैं। अच्छा ये बताओ, तुमने वहां किसी को देखा था जिसमें तुम्हें शक हो सकता है? हाँ, जब मुझे गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा था तो रामू था वहां पर, और मुझे कुछ ऐसी नजरों से देख रहा था जैसे मेरी गिरफ्तारी उसकी कामयाबी हो। कौन है ये रामू? एक मैकेनिक है डैडी, A1 गैरेज का मालिक। ए मिस्टर, कौन है आप? मैं जस्टिस चौधरी हूं। ओह, आप जज साहब, ये आपकी अदालत नहीं है, ये गैरेज है। मुझे रामू नाम के मैकेनिक से मिलना है। क्यों? रामू से आपका कोई रिश्ता है? नहीं, मैं अपने बेटे के बारे में उससे कुछ पूछने आया हूं। बेटे के बारे में? कितने बेटे हैं आपके? सिर्फ एक, और रामू ने उसके साथ नाइंसाफी की है। हो सकता है आपके खानदान में से किसी ने रामू के साथ नाइंसाफी की हो, और उसके बदले रामू ने आपके बेटे के साथ नाइंसाफी की। Shut up! क्या बकवास कर रहे हो? कौन हो तुम? मैं वही रामू हूं जिसकी तलाश में आप यहां तशरीफ लेकर आए हैं। तुम रामू हो जिसने मेरे बेटे को मुजरिम बनाया, जिसके कारण मेरे बेटे को सजा मिली? नहीं, वो मैं नहीं, वो शख्स आप है रामू। हाँ, आपने भी एक गुनाह किया था, एक बेकसूर औरत को धोखा दिया था, और उसी के बदले आज आपके बेटे को सजा मिल रही है। क्या बक रहे हो तुम? बताते क्यों नहीं? कौन हो तुम? मैं राधा का बेटा हूं, वही राधा जिसे बरसों पहले आपने धोखा देकर ठुकरा दिया था। रामू, रामू, क्या वो आदमी मिला जिसने रमेश को फंसाया? रमेश से मिली? क्या कहा रमेश ने? क्या हुआ? क्या बात है? अरे राधा, आज बरसों के बाद फिर से तुम्हारा नाम सुना, यादों के जख्म फिर से हरे हो गए। आज तुम्हारी याद दिल में फिर से जिंदा हो गई। राधा, हमने भगवान के सामने एक होने की कसम खाई थी, अब हम शादी कर लेंगे। मैं गांव जाता हूं और दीवान जी से बात करता हूं, वही मेरे बुजुर्ग
मेरे सब कुछ है। शादी का मुहूर्त और तैयारी करके मैं फौरन लौटाऊंगा। ओके? ये तुम क्या कह रहे हो चौधरी? मैं अपनी बेटी जानकी के लिए तुमसे आस लगाए बैठा हूं और तुम कहीं और शादी करना चाहते हो? मैं बहुत शर्मिंदा हूं दीवान जी। मैंने अपनी जिंदगी के सारे अधिकार राधा के नाम लिख दिए हैं। वो मेरी होने वाली पत्नी है। भगवान के सामने तो मान चुका हूं, अब सिर्फ दुनिया के सामने रस्म निभाना बाकी है। वालिदैन के गुजरने के बाद आपने जिस ईमानदारी से मेरी स्टेट और मेरे कारोबार को संभाला है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक छोटी सी गुजारिश है, जानकी के लिए कोई अच्छा सा लड़का तलाश कीजिए। उसकी शादी की जिम्मेदारी मेरी है। दहेज की परवाह मत कीजिए, उसका इंतजाम भी मैं करूंगा। मैं राधा से मिलने कल जा रहा हूं। भाई साहब, यहाँ राधा नाम की लड़की रहती थी, आप बता सकते हैं कहाँ गई वो? कल ही रात उसने ये मकान खाली कर दिया और हावड़ा मेल से चली गई। जाते हुए ये भी कहा कि अब वो वापस नहीं आएगी। कल रात गोदावरी नदी के पुल पर हावड़ा मेल का पटरी से उतर जाने के कारण एक जबरदस्त हादसा हो गया। खबर मिली है कि इस हादसे में बहुत से लोग जान खो बैठे हैं, घायल हैं, कई लापता हैं। बेटा, जिंदगी बड़ी कीमती है जो सिर्फ एक बार मिलती है, बार बार नहीं। तुमने जिससे प्यार किया वो दूर जा चुकी है, बहुत दूर, जहां से कोई लौट के नहीं आ सकता। दुनिया बनाने वाले ने वक्त एक ऐसा मरहम बनाया है जो यादों के जख्म भर देता है, और इंसान चाहे तो खुशियां फिर से उसकी जिंदगी में आ सकती है। इसलिए बेटे मेरी बात मानो, जानकी से शादी कर लो जो तुम्हारे ही लिए जी रही है। ठीक है दीवान जी, जैसी आपकी मर्जी। मैं कुछ नहीं छुपाऊंगा। मैं जानकी को सब कुछ बता दूंगा कि तकदीर ने मेरे साथ क्या मजाक किया है। वो मेरी मजबूरी को समझ सकती है। अंकल, दरवाजा खोलिए अंकल। क्या हुआ? आंटी अचानक बेहोश हो गई। चलो जल्दी डॉक्टर को फोन करो। चौधरी, डॉक्टर की हैसियत से नहीं, एक दोस्त की हैसियत से कह रहा हूँ, भाभी के दिल पर बेटा बेटी के दुखों का गहरा असर पहुंचा है, और मैं समझता हूँ किसी वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो गया है। चिंता की कोई बात नहीं है, ध्यान रखना जरूरी है। उन्हें कोई भी सदमा नहीं पहुंचना चाहिए, वरना उनकी जिंदगी को खतरा हो सकता है। ध्यान रहे, उन्हें कोई भी सदमा नहीं पहुंचना चाहिए, वरना उनकी जिंदगी को खतरा हो सकता है। ऐसी हालत में जानकी को राधा के बारे में क्या बताऊं? कुछ नहीं, खामोश रहना ही बेहतर होगा।